नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के उस शानदार सफर की जो इसकी बुनियाद से शुरू होकर भविष्य की महत्वाकांक्षाओं तक जाता है। चलिए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान को समझेंगे। फिर हम चलेंगे 1991 के उस ऐतिहासिक मोड़ पर। इसके बाद देखेंगे कि कैसे हमारी प्लानिंग का तरीका बदला, आज के बड़े चैलेंजेस क्या हैं और आखिर में भविष्य का रोड मैप कैसा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था का चरित्र क्या है? इसकी बुनियाद किन चीजों पर टिकी है? देखिए, भारत की जो इकोनॉमी है वो असल में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर भी, दोनों साथ साथ काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये पूंजीवाद और समाजवाद का एक मिला-जुला रूप है। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ये बताती है कि आज की इकोनॉमी को असल में चला कौन रहा है। देखिए, सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, जीडीपी का 55% हिस्सा, मतलब आधे से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा कितना बदल चुका है ना? तो सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की खासियत बताती हैं। जैसे हम अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था हैं, जहां प्रति व्यक्ति आय कम है और आबादी बहुत ज्यादा। और हाँ, आज भी करीब करीब आधी आबादी खेती पर ही निर्भर है। लेकिन इसी के साथ हमारे पास एक बहुत बड़ी युवा आबादी है, जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये एक बड़ी ताकत है। अच्छा, अब चलते हैं उस एक साल पर जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी ही बदल दी। वो साल था 1991। तो 1991 में ऐसा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, जिसने भारत को अपनी पूरी आर्थिक पॉलिसी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। पर सवाल यही है कि आखिर उस वक्त हालात इतने खराब कैसे हो गए थे? देखिए, हालात सच में बहुत बुरे थे। सबसे बड़ी दिक्कत थी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। मतलब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व, बस $1 अरब बचा था। सोचिए, ऊपर से महंगाई आसमान छू रही थी, सरकार का खर्च आमदनी से कहीं ज्यादा था, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और ठीक उसी वक्त हमारा एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर सोवियत संघ टूट गया। मतलब चारों तरफ से मुश्किलें थी। तो इस मुश्किल से निकलने के लिए सरकार लाई वो ऐतिहासिक रिफॉर्म्स जिन्हें हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। एल मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, जिसने लाइसेंस राज को खत्म किया। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, जिससे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला। और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, जिसने भारतीय बाजारों को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। तो इन सुधारों का असर कैसा रहा? इसके दो पहलू थे। एक तरफ तो जबरदस्त फायदे हुए, जीडीपी की ग्रोथ तेज हो गई, खूब सारा विदेशी निवेश आया और सबसे बड़ी बात, आईटी और बीपीओ सेक्टर का उदय हुआ। इसी की वजह से आज बेंगलुरु, हैदराबाद को दुनिया का सॉफ्टवेयर हब माना जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। अमीरी गरीबी का फासला बढ़ा, छोटे उद्योगों को नुकसान हुआ और एक नई चुनौती सामने आई, जॉबलेस ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो हो रही थी, पर नौकरियां उतनी नहीं बन रही थी। अब जब अर्थव्यवस्था का मिजाज बदला, तो जाहिर है नीतियां बनाने के तौर तरीके भी बदलने पड़े। तो यहां सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? जो पुराना योजना आयोग था, उसकी जगह आया नीति आयोग। अब ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। योजना आयोग एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच पर चलता था। मतलब दिल्ली में प्लान बनता था और राज्यों को फॉलो करना होता था। नीति आयोग का आइडिया है बॉटम अप, यानी राज्यों के साथ मिलकर एक थिंक टैंक की तरह काम करना। तो ग्रोथ तो बढ़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी समस्याएं खत्म हो गईं। आज भी गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, और सारी पॉलिसीज का फोकस इन्हीं पर रहता है। और देखिए, गरीबी को देखने का नजरिया भी अब बदल गया है। पहले सिर्फ इनकम से गरीबी नापी जाती थी, लेकिन अब जैसा कि नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या एमपीआई दिखाता है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर, इन सब चीजों को भी देखा जाता है। और लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास। मतलब विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी चुनौती की, बेरोजगारी। और इसमें भी सबसे बड़ी चिंता है जॉबलेस ग्रोथ की। मतलब इकोनॉमी का साइज तो बढ़ रहा है, पर उसके हिसाब से जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। और इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि हमारी 90% से ज्यादा वर्कफोर्स तो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां ना कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, ना कोई सोशल बेनिफिट्स। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए और भविष्य के लिए हमारा रोड मैप क्या है? चलिए उन योजनाओं और लक्ष्यों पर एक नजर डालते हैं जो भारत के कल की तस्वीर बना रहे हैं।
इस रोड मैप का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs। ये एक तरह से पूरी दुनिया का कॉमन एजेंडा है 2030 तक एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। यो तो ये सभी 17 लक्ष्य बहुत जरूरी हैं, पर भारत के लिए कुछ खास तौर पर अहम हैं, जैसे कि गरीबी को पूरी तरह खत्म करना, जेंडर इक्वालिटी लाना, सबके लिए अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करना और क्लाइमेट चेंज से लड़ना। अब इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए कई बड़ी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा है जो गांव में रोजगार की गारंटी देती है, आयुष्मान भारत है जो गरीबों को हेल्थ इंश्योरेंस देती है, मेक इन इंडिया है जिसका मकसद देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। तो मतलब हर जरूरी पहलू को कवर करने की कोशिश की जा रही है। और इन सारी कोशिशों के पीछे एक बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और वो है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के इरादों का सिंबल है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या भारत अपनी तमाम आर्थिक चुनौतियों से पार पाकर इन बड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल कर पाएगा? क्या हम सबके लिए एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य बना पाएंगे? ये सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।